नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी चरण का मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और आज 122 सीटों पर मतदान चल रहा है। वहीं अगर बात करें मतदान केंद्रों पर तो मतदाताओं की काफ़ी बड़ी और लंबी लाइनें नजर आई। मतदाता जो है वो काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि दूसरे मतदान की प्रक्रिया का रुख कैसा है। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी मौजूद है। तो सबसे पहले पूजा मैम से बात करेंगे। तो आप ये बताइए कि दूसरे चरण का जो मतदान है उसका रुख कैसा है, क्या दिख रहा है? देखिए, वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो मतदान जो है वो अच्छी खासी मात्रा में हो रहा है, क्योंकि सुबह 7 बजे भी जब मैं विजुअल्स देख रही थी, जो लोग सामने आ रहे थे, भीड़ मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी है। लोग वो वाला जो एक स्लोगन है कि जलपान बाद में और मतदान पहले, उसे सही साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घरों से निकल रहे हैं लोग, लंबी लंबी लाइनें, आप यकीन नहीं करेंगी हिमांशी, 7:30 बजे का वो फुटेज मैंने देखा है कि लंबी लंबी लाइनें और अच्छी खासी भीड़ हमें मतदान केंद्रों पर देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि चाहे मैं युवाओं की बात करूं या मैं महिलाओं की बात करूं, तो अब बिहार जो है वो बदलाव की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। हम किसी भी पार्टी की ओर नहीं जाना चाहेंगे, विकास के मुद्दे हों चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन एटलीस्ट लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है कि बिहार में इतना अच्छा मतदान का परसेंटेज हमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव की बात करें तो लोग घरों से निकलते हैं और मतदान करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 3 से 4% का जो आंकड़ा है वो हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे 9 बजे की भी जो आई थी वो 14% आई थी। अब 11 बजे के बाद का भी आंकड़ा हमें जल्दी देखने को मिलेगा कि किस हद तक परसेंट मतलब मतदान हो चुका है। पहले फेज़ की बात करूं तो लगभग 70% के आसपास, अलग अलग बूथों की नहीं, मैं कंबाइंड में बात करूं तो 70% के आसपास मतदान हुआ था। तो एक अच्छा खासा आंकड़ा है। मतलब लोग विकास के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, लोग शिक्षा के मुद्दों पर वोट कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर वोट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये देखेंगे अब हम 14 तारीख को कि किस पर भरोसा जता रहे हैं। क्या वापस से एनडीए ही सरकार बनाता दिखाई दे रहा है या फिर महागठबंधन। लेकिन एक चीज़ और है, हमें प्रशांत किशोर को भी नहीं भूलना चाहिए कि जनस्वराज की भी एक अहम भूमिका दिखाई देने वाली है। इन्होंने विकास के मुद्दों की बात करी, महिला के मुद्दों की बात करी, लेकिन इस बार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिस पर सभी पार्टी दांव लगा के बैठी है और चुनाव लड़ रही है? देखिए, वहाँ पर बेरोजगारी जो है, रोजगार का मुद्दा, सभी पार्टियां कह रही हैं कि हम सत्ता में आए तो रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी, जो आपको खुद ही समझ जाइए और पब्लिक भी समझ रही है कि संभव है कि नहीं। दूसरा, नीतीश कुमार है, उनकी पार्टी भी लाखों नौकरी की बात कर रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो लाखों नौकरी देंगे। दूसरा है कि जीविका दीदी को लेकर के सबसे ज़्यादा इस बार 10-10 हज़ार महिलाओं को दिया गया। वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी की है सरकार ने। तो सरकार की ओर होते हैं तो सरकार को एक चीज़ का फ़ायदा मिलता है कि वो चीज़ें डिलीवर कर देते हैं। अगर वो वादा करते हैं पेंशन बढ़ाने का और पहला किश्त अगर लोगों को चला जाता है चुनाव से पहले, तो उनका पलड़ा हमेशा भारी रहता है, चाहे सरकार में कोई भी होगा। आप देखिए, झारखंड में जब हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो आप देखिएगा वहाँ पर उन्होंने, बीजेपी चाहे बाकी दलों ने वहाँ पर वादा किया था, लेकिन उन्होंने चीज़ें डिलीवर कर दी तो उनकी सरकार बन गई। तो इस बार बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ के जनता के लिए सैल्यूट है कि वो सुबह सुबह 7 बजे अगर महिलाएं लाइन में खड़ी हैं तो ये वाकई में सम्मान की बात है कि उनका लोकतंत्र के प्रति कितना श्रद्धा है, कितनी आस्था है और कितना मतलब मजबूती से वो लोकतंत्र को अपने मजबूती देना चाहते हैं। ये वो कतारें आप देखेंगी तो आपको। हाँ, बोलिए आप। हरिशंकर जी, मैं ये कहना चाहती थी, जो महिलाओं की जो आप बात कर रहे थे ना, तो बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का है, और महिलाएं कहीं ना कहीं सोचती कि नीतीश कुमार के इस फैसले को बहुत ही ऐतिहासिक मानती हैं कि बिहार में उन्होंने शराबबंदी कर दी है। तो मुझे लगता है महिलाएं तो इसी सेंट्रिक को ध्यान में रखती हुई जा रही होंगी कि हमें वोट करना है, नहीं तो फिर से उन्हें कहीं ये जो चीज़ें हैं वो सामने ना आती दिखाई दे। कहीं ना कहीं घरों में बदलाव हो रहा है, शराबबंदी का फ़ायदा तो मिला है, तो हो सकता है नीतीश कुमार को या एनडीए को ही आगे बढ़ाने के लिए महिलाएं सामने आ रही हों। लेकिन हम कांग्रेस या महागठबंधन की भूमिका भी नहीं भूल सकते। जिस तरीके उन्होंने भी बोला है कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसे दिए जाएंगे, 2000 रुपये की जो उन्होंने बात की है, तो महिलाओं का जो बाहर, घर से निकल के बाहर आने का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि शायद शराबबंदी एक बड़ा साबित हो सकता है। आप क्या कुछ मतलब सोचते हैं? देखिए, शराबबंदी वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा था बिहार में, जो नीतीश कुमार की सरकार ने उसको बंद किया, और उसके बाद महिलाओं ने भर भर के वोट दिया। और महिला मतलब सिर्फ महिला नहीं, देश की आधी आबादी का सवाल है।
तो आधी आबादी अगर लाइन में है और मतदान कर रही है तो स्वाभाविक तौर पे किसको, लेकिन अब तक का जो पिछले सभी चुनाव का, पिछले 4 चुनाव का अगर ट्रेंड आप देखें तो महिलाएं घर से अगर भारी तादाद में निकली है तो उन्होंने नीतीश सरकार को सपोर्ट किया है। अगर नीतीश हालांकि वो लगातार सरकार में ही है, विपक्ष में तो रहे नहीं पिछले 20 साल से बात करें तो तोड़ते रहे हो वो बात अलग है। सत्ता बदलती रही लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर महिला वोट कर रही है तो कुछ ना कुछ, अब तो ये तो बाद में 14 तारीख को पता ही चल जाएगा, हम लोग उस पर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं जो वादा महागठबंधन ने भी किया है और नीतीश कुमार सरकार ने भी बहुत सारी योजना, जो जीविका दीदी हो गया, उसके बाद और भी बहुत सारी है, ग्राम स्तर पर है, बहुत सारी सेविकाएं हैं, उनको सेवा के लिए रखा गया है कि वो मेडिकल और बाकी क्षेत्रों में। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिससे महिलाओं को फ़ायदा हुआ है। जब शराबबंदी की बात आप कर रही हैं तो देखिए, अगर पति शराब पी कर के आता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट किसको होता है? उस महिला को होता है, उस महिला के बच्चे को होता है। इस चीज़ को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और एक गरीब आदमी वो महीने का कमाता ही 5-10 हज़ार है और उसमें अगर वो मैक्सिमम पी जाएगा तो सबसे ज़्यादा कष्ट जो है उसकी पत्नी को होता है। और ये महिलाएं जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, ये वही महिला हैं जो अपने पति, शराबी पति से कभी मतलब उनको मार पिटाई भी होती थी, इसमें कोई शक नहीं और बोलने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और आज के डेट में अगर सरकार इस पर लगातार पाबंदी के लिए कुछ काम कर रही है, हालांकि 100% सफल शराबबंदी नहीं है बिहार में, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, लेकिन जो गरीब आदमी है वो आज के डेट में कुछ ना कुछ अपने आप को रोक रहा है, क्योंकि सरकार उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है, शराब बेचने वाले पे, उसके बाद शराब पीने वाले पे। तो वो अपने आप को देखिए, अगर उनका परसेंटेज अगर 100% ना ख़त्म हुआ, अगर 50% पर भी आ गए तो उनका परिवार खुशहाल हो गया, क्योंकि उनकी कमाई का जो ज़्यादा पैसा जो शराब खरीदने में जाता था अब कम जा रहा है। है सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मतदान की जब हम बात करते हैं तो जो सरकार है वो गरीब लोग ही बनाते हैं। ये आप मानते हैं इस चीज़ को कि मिडिल क्लास हो गया, ये हाई क्लास के लोगों का वोट परसेंटेज देखेंगे आप काफ़ी कम रहता है, लेकिन जो गरीब है वो घर से बाहर निकलता है और मतदान करता है, उम्मीद करता है कहीं ना कहीं एक ऐसी सरकार बनेगी जो उनके फ़ायदे के लिए साबित होगी, कि उन्हें फ़ायदा होगा। फिर चाहे हम जीविका दीदी की बात कर लें या फिर बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो एक शराबबंदी का बात कर लें। और हर गरीब में एक आध को अगर आप छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं महिलाएं परेशानी रहती हैं कि उनका पति पी कर आता है, फिर मारपीट करता है, फिर घर में बच्चे पढ़ाई को लेकर स्ट्रगल करते हैं या खाने पीने को लेकर। तो हमेशा नीतीश कुमार को जो एक सपोर्ट मिलता रहा है वो ये ज़रूर मिला है कि वो शराबबंदी करवाते हैं। और जब हम देखते हैं जब शराब तस्करी होती है तो गरीब तबके के लोग मरते हैं क्योंकि वो जहरीली शराब पी लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ पे भी नीतीश सरकार को भी और काम करने की ज़रूरत है कि जब जनता, महिलाएं इतना भरोसा जता रही हैं, गरीब लोग इतना भरोसा जता रहे हैं, तो उन्हें उस चीज़ पे काम करना चाहिए। और मुझे जो क्योंकि मैं जब और हम जब देख रहे थे वीडियो, जो देख रहे थे कि कितनी सारी महिलाएं लाइन में लगी हुई थी, घर का सारा काम काज छोड़ के लगी हुई थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उनके ये मुद्दे हैं। एक तो जीविका दीदियाँ जो उन्होंने इतना रोज़गार दिया है हर घर में, हर महिला को, जो उन्होंने काम करने के काबिल बनाया है कि अगर पति कुछ नहीं भी कर रहा है तो अपना एटलीस्ट घर चला सकती है। तो वही चीज़ मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पिछले चुनाव में, पिछले पहले चरण के मतदान में सुबह सुबह मैंने पूजा को बोला कि देखिए महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हैं, तो ये हंस रही थी, इनको लग रहा था कि मैं सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जब इन्होंने जो वो शॉर्ट्स देखा, और आज भी सुबह में 7, सवा 7 बजे से महिलाएं हैं और लंबी लंबी कतारें हैं, जो भागलपुर से तस्वीरें आई हैं और भी जगह से तस्वीरें आई हैं, तो इनको आज यकीन हुआ। और मैंने तब भी कहा था कि ये महिलाएं बिहार की महिलाएं हैं, ये लगातार पिछले कई चुनाव से ऐसे ही लंबी लंबी कतारों में आ रही हैं। इनसे भी पूछिए कि इनको कैसा, मतलब अब तो भरोसा हो गया ना, पूछिए इनसे। मुझे भरोसा हो गया है, क्योंकि आप सही कह रहे हैं। जब आपने पहले चरण का जो मतदान था तब आपने कहा था मुझसे कि देखिए लाइनें लग रही हैं ये वो, तब मुझे लगा था कि ये थोड़ा लेट का होगा और वीडियो ऐसा है। लेकिन आज जब सुबह से खुद से मैंने देखा है चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा महिलाएं भी, पुरुष भी। और मैं बताना चाहूँगी, हमारे जो रिपोर्टर गए हुए हैं वहाँ पर, जहाँ काराकाट से जो वीडियो सामने आया है, 6:30 बजे एक बुज़ुर्ग पहुँच चुके थे, मतलब 3 से 4 बुज़ुर्ग पहुँच चुके थे कि सबसे पहला वोटर उन्हें बनना है। तो कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों का भी रोल बहुत बड़ा है, और वो इतने सारे सरकारें बना भी चुके हैं और इतने टाइम से वोटिंग देखते आ रहे हैं। पेंशन भी है इसमें, क्योंकि उसमें भी उनकी राशि बढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं
मतलब इलेक्शन को लेके मतलब मतदान को लेके लोगों में जोश है, घर से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और अच्छी बात है। एटलीस्ट हमें कुछ बदलाव दिखाई देगा। लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि विकास होगा चीज़ों में, एक बिहार की एक अलग तस्वीर, क्योंकि कई बार जब आप पूछते हो तो कहते हैं कि विकास होना है, विकास होना। बिहार के कई गांव ऐसे हैं जहां विकास की वाकई में ज़रूरत है। जहां से पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह, जहां से चुनाव लड़ रही हैं, वो अपने पूरे इंटरव्यू में 10 से 12 मिनट के सिर्फ विकास की ही बात कर रही थी, लेकिन वो ये बतान कि हर चीज़ में वहाँ पर विकास चाहिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षा हो, या फिर सड़कें हो, जब पानी की समस्या हो, विद्युत। देखिए, सड़क पे मैं ज़रूर बोलना चाहूँ, बिहार की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी सड़कें हैं। और आप देखिए यूपी के मुकाबले तो बिहार में भी सड़कें अच्छी हैं, लेकिन वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा पे, शिक्षा बेसिक ठीक है, हायर एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, 2-2 3-3 हैं, एक एग्रीकल्चर के लिए पूसा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हायर एजुकेशन पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार को बड़े बड़े एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको भी वहाँ पे जगह देनी चाहिए, ताकि जो एजुकेशन है, जो सरकारी में कहीं ना कहीं नहीं आ पाते हैं उनको, हालांकि मेडिकल कॉलेज बहुत सारे खुले हैं, प्राइवेट भी और सरकारी भी खुले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बाकी जो फैकल्टीज़ हैं उसमें भी बढ़ाने की ज़रूरत है। इन टेक्निकल एजुकेशन को और बढ़ावा देना चाहिए। दूसरी बात है कि एक और चुनाव में बात हो रही है, तो जीविका दीदी अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। ये देखिए, ये कौन सा मॉडल है, मैं आपको बताता हूँ। एक समूह बनाया जाता है 5, 6, 10, 7 महिलाओं का, वो आपस में मिलके कुछ लघु उद्योग चलाती हैं। कुछ किसी ने पापड़ बना लिया, किसी ने बिस्किट बना लिया, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने वो छोटी चीज़ें जो घर में हमारी दादी माँ बुना करती थी, उसको हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें, उसको हम डलिया बोलते थे। कई जगह सूप बनाया जा रहा है, कई जगह जो छठ में इस्तेमाल होता है, कई जगह डगरा। दूसरा एक और कि परसेंटेज पर आपको सवाल आप पूछने वाली थी, हालांकि आपने पूछा नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। परसेंटेज जो है इसलिए भी बढ़ रहा है इस समय, चुनावी परसेंटेज जो पहले चरण में जो है 65 के आसपास प्रतिशत है, जो आपने भी चलाई थी खबर, लेकिन इस बार भी उसके आसपास हो सकता है, ज़्यादा भी चला जाए। लेकिन उसकी एक ये भी वजह है कि जो छठ में जो लोग घर गए थे, वो बहुत सारे लोग अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जिनका दूसरे चरण का चुनाव है, वो वहाँ पर भर के गए थे और वो सब वो वोट डाल के आएंगे। तो परसेंटेज इसलिए भी चुनावी परसेंटेज बढ़ा है। और आज मुझे लगता है कि ऐसा ना कि 70 पार हो जाए। हम कहते थे ना लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहती थी ना 400 पार और 300, तो वैसे ही मुझे लगता है कि इस बार 70 पार ना हो जाए, 70%। मेरे कहने का मतलब ये है। तो कुल मिलाकर के चुनाव अच्छा चल रहा है। अभी तक के मतदान के जो प्रतिशत रहे हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके एक जिम्मेदार न्यूज़ चैनल होने के नाते, जिम्मेदार प्लेटफॉर्म होने के नाते, डिजिटल प्लेटफॉर्म होने के नाते लोगों से हमारी अपील है कि अगर आपने मतदान नहीं किया है तो मौका मत गंवाइए। 5 साल तक बैठ के कोसते रहेंगे कि मतदान कर दिया होता तो हमारा ये कैंडिडेट जीत जाता। तो हमारी आप उन्हीं लोगों से अपील है जिन्होंने नहीं किया है, तो इंतज़ार ना करिए। अगर जलपान हो गया है तो मतदान कराइए, और मतदान कराए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आराम से घर में बैठ के इत्मीनान से हमारा चैनल देखिए, छुट्टी का मजा लीजिए। दूसरा है कि जो नहीं गए हैं वो प्लान कर दीजिए, साहब भोजन तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन मतदान ज़रूर करिए। आप सभी से विनम्र अपील। सरकार को कोसने की ज़रूरत नहीं है जो लोग मतदान नहीं करते हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी है कि आप लोग पहले मतदान करें, और फिर जब आपको सरकार से अगर कोई कमियां दिखाई देती हैं तब आप अपनी आवाज़ उठाएं। तो महिलाओं की भी बात हुई, बुजुर्गों की भी बात हुई, लेकिन बिहार की राजनीति में एक शब्द बड़ा गूंजा, जेन ज़ी। तो जेन ज़ी की क्या भूमिका है इस बार? देखते हैं, क्योंकि देखिए कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, और हमारे मतलब आई थी वीडियो सामने जहां पर हमारे रिपोर्टर उज्जवल ने बात की है जेन ज़ी से, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जब मैं पहले सुन भी रही थी तो वहां पर ना लोग बोलते दिखाई दे रहे हैं कि हमें वो बिहारी वाला तबका जो है वो अपने से हटाना है, कि अगर हम कहीं बाहर निकलते हैं और जब ये शब्द सामने आता है, जब कोई सुनता है ना कि बिहार से हो, अच्छा बिहार से हो, तो वो एक टॉपिक आता है, तो वो जेन ज़ी ये चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हट जाएं, बिहार में इतना डेवलपमेंट हो जाए कि लोग गर्व के साथ नाम लें। हालांकि गर्व क्या विषय तो अभी भी है, क्योंकि चाहे आप IAS की बात करें, PCS की बात करें, या अच्छे पद पर जो लोग कार्यरत हैं उनकी बात करें, ज़्यादातर लोग बिहार से निकले हैं, पढ़े हैं और अच्छे पदों पर कार्यरत हैं।
तो उम्मीद है कि जेंजी, मेरे को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जेंजीज की सोच है और इस इलेक्शंस के बाद वो भी बदल जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जो वीआईपी सीटें हैं वो कौन कौन सी है जिस पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है? वीआईपी सीटें कई सारी हैं। एक तो 2 उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो चुनाव में हैं, रेणु देवी हैं और तारकिशोर प्रसाद हैं। ये जो वीवीआईपी कैंडिडेट आप पूछ रही हैं उसके बारे में है। और बहुत सारे ऐसे सीट हैं जहां पर एक पवन सिंह की पत्नी हैं, ज्योति सिंह हैं, काराकाट से हैं। उसके अलावा और भी सरकार के कई मंत्री हैं। इस समय आपको बताऊं कि ऐसे कई नाम हैं जो सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव ये वर्तमान सरकार में मंत्री हैं। उसके बाद जमदाहा से लेशी सिंह हैं, ये इनके पिता केंद्र में मंत्री थे, उनकी बेटी हैं ये। उसके बाद छातापुर से नीरज बबलू हैं, इनके भाई मुंबई में हीरो थे जिनकी मौत हो गई थी, ये उनके नीरज सिंह बबलू उनके भाई हैं। उसके बाद गया टाउन से प्रेम कुमार हैं जो नीतीश सरकार में इस समय मंत्री हैं। तो वीवीआईपी बहुत सारी सीटें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वीवीआई सीट पर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस उनका रहता है और कहीं ना कहीं मंत्री रहते हैं तो उनको अपने क्षेत्र में काम करने का फंड भी आसानी से वो ले आते हैं और कई बार अपने इलाके में दिखते ना ही हों भला, लेकिन काम कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि उनको जीतने में बहुत दिक्कत नहीं आती है। लेकिन इस बार ग्राउंड पर जो है ना, जितने मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, आप देखिए कि एक आध 2 मंत्री को छोड़ करके ज़्यादातर अपने चुनाव को लेकर के उन्होंने अपने इलाके को फोकस किया है। और अपना चुनाव जब संपन्न हुआ, पहले चरण में कई सारे मंत्री, दर्जनों मंत्री थे जिन्होंने अपना चुनाव फिनिश किया, फिर दूसरे चरण के लिए वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वीवीआईपी सीट तो आज बहुत है, लेकिन ये मेन है जिस पर इस लगातार हम सबकी नज़र रहेगी। लेकिन मुझे लगता है कि टफ फाइट 1-2 सीट पर है जिस पर मंत्री हैं, लेकिन वो भी फाइट तब है, त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ नहीं है, बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। तो मंत्री का पलड़ा इसलिए भारी रहता है कि वो कई बार अपने इलाकों में काम कर जाते हैं और कोई ना कोई अगर आपने काम कर दिया तो इलाके के लोगों को याद ज़रूर रहता है, चाहे आप पुल बनवा दें, चाहे कोई अगर टूटी फूटी सड़कें हैं, किसी गाँव में आज़ादी के बाद से बिजली नहीं गई है अगर वो लगवा दिया, चाहे कुछ अगर लोकल लेवल पर आपने अगर थोड़ा सा भी काम कर दिया तो जनता बड़ा संतोष रखती है चीज़ों को लेके। जनता कभी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करती और उम्मीद करती है तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ता है। तो हमने देखा बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी चरण का रुख कैसा था, हमने इनसे समझा। जैसे कि वीडियोस आई हैं, कई महिलाएं वोट देने गई हैं, लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग कई मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। लेकिन बिहार की सत्ता पर कौन बैठेगा, जनता किसे चाबी देगी और बिहार किसे जनादेश सुनाएगा, ये तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।